Hello, welcome learners. Welcome to Political Science Mantra. Myself Vedika Pundir, and today we will be studying about the Marxist theory of international relations. Now let's begin. As we know that we always begin with the quote of the day, "A smooth sea never made a skilled sailor" by Franklin D. Roosevelt. I hope this quote inspires you to have perseverance and always strive for your goals in life. Now let's begin. So the topic for discussion today is the Marxist theory of international relations, the essential elements of Marxism in the world politics, what are the core beliefs of the Marxist ideology, and how these Marxist principles were actually applied in the international realm. So we have the world system theory, we have the dependency theory, we have the Gramscianism and critical theory. Now these all four strands of Marxism have tried to practically apply the theoretical principles of Karl Marx in the international politics. And last but not the least, we will talk a little about its critical analysis. We will talk a little about how far Marxism is a relevant ideology today in the world sphere. Now let's begin with the introduction. Now we all know that the Marxist theory of world politics is actually not a very well drafted kind of a theory. इसमें ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने हमेशा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी को डिजाइन किया था या फॉर्मुलेट किया था, ऐसा कुछ नहीं है. बट जो कार्ल मार्क्स के कोर प्रिंसिपल्स थे, कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से काफी रिलेट करते हैं. जो जिस तरीके की हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके की आर्थिक पूरे इकोनॉमी चल रही है वर्ल्ड में, और कैसे कैपिटलिज्म से हम एक फेज पे आ चुके हैं, जिस तरीके का वर्ल्ड एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर चुका है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, तो उनसे वो मार्क्सिस्ट थ्योरी काफी रिलेट करती है. ओके, कई बार ऐसा भी कहा गया था कि द ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिज्म हैड फेल्ड, स्पेशली जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था. अनफॉर्चुनेटली जो भी कोर बिलीफ्स थे सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के, उन्हें इंटरनेशनल डस्टबिन में डाल दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान लिया गया था कि नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म. स्पेशली जैसे यूएस ने इस कोल्ड वॉर का अंत किया और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और कोलैप्स हो चुका था, तो हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर कर चुके थे. साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी हमारे बैकड्रॉप में शुरू हो चुका था एज अ फिनोमिना. तो इन सब चीजों में हमेशा ये देखा गया कि जो ग्रेट एक्सपेरिमेंट था कम्युनिज्म लाने का, कम्युनिज्म को फैलाने का, रेड वेव लाने का, वो एक तरीके से फेल हो चुका है. With some exceptions like China and also small communist countries who tried to incorporate the principles of communism in their domestic sphere. But कहीं ना कहीं प्योर जो कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स थे वो कोई भी कंट्री उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई. तो जैसे हम चाइना के केस में भी देखते हैं कि 1970s और 80s के टाइम में इट ऑल्सो स्टार्टेड ट्वीकिंग विद इट्स इंटरनेशनल पॉलिसीज, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर. तो वहां पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने शुरू कर दिए थे ताकि कैपिटलिज्म को, या एक तरीके से हम कैसे जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज है उनको अपनी कंट्री में इन्वाइट कर सके एंड दे आर एबल टू जनरेट सर्टन फॉरेन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये माना गया था 1991 में स्पेशली कि जो ग्रेट एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो चुका था और जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है उसकी जीत वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो चुकी थी, और यही हमारी रियलिटी है, यही हमारा भविष्य है, यही हमारा फ्यूचर है, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नए स्ट्रैंड ऑफ स्कॉलर्स थे जिन्होंने मार्क्स के प्रिंसिपल्स को डस्टबिन में फेंकने से मना कर दिया. उनका यह कहना था कि कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स इतने भी बेजान नहीं हो सकते या इतने भी इलॉजिकल नहीं हो सकते कि आप उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दे. तो इस केस में उन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स को, जो इकोनॉमिक बेस के उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके साथ उनको मॉडिफाई करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ताकि वो रेलेवेंट बना रहे. इसीलिए उन्होंने कैपिटलिज्म के डीपर और हिडन ट्रुथ्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया. बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो कैपिटलिज्म एज अ आइडियोलॉजी है, जितनी वो बाहर से फ्लारी इमेज उसकी क्रिएट कर दी गई है, या किस तरीके से कैपिटलिज्म को हमें अपनी रियलिटी के तौर पे दिखाया गया है, कहीं ना कहीं उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ फॉलआउट्स है जो हम मिस कर रहे हैं. तो वो इन नए स्ट्रैंड के स्कॉलर्स ने मार्क्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके इन सारी चीजों में जो खोजना शुरू कर
दिया कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की भी एक डार्कर साइड है जो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जिस तरीके के कैपिटलिस्ट ऑर्डर में हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ग्लोबल इनइक्वालिटी और पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह बाहर आ चुकी थी, और ये हमको बार बार ये बात कह रही थी कि जो कैपिटलिज्म है एज एन आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वो फेल कर चुकी है कुछ की पैरामीटर्स पे, जैसे कि इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी को गारंटी करने के पैरामीटर पे। वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में ऐसा देखा गया कि दे वर हाईली प्रॉस्परस, हाईली डेवलप्ड, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे रीजन्स थे जिन्हें हम ग्लोबल साउथ की तरफ से देखते हैं जहां पे स्टिल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट आना अभी बाकी था। तो कहीं ना कहीं जो ये इनइक्वालिटी थी, जो गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कहां पे हंगर की प्रॉब्लम थी या फिर पॉवर्टी का इश्यू था, मैल न्यूट्रिशन का इश्यू था, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉस्ट की तरह देखा गया कि ये कैपिटलिज्म की एक कॉस्ट है जो हमने इनकर करी है, एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज। ओके, देयरफॉर जो प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म है उसको हमें जगाना जरूरी था। बेसिकली प्रोलिटेरियन का मतलब होता है वर्किंग क्लास। ये शब्द कार्ल मार्क्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और इससे उन्होंने वर्किंग क्लास या लेबर क्लास को एड्रेस करने के लिए, जो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जिनके पास जो हैव नॉट की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे प्रोलिटेरियन क्लास होते हैं। इसके जो उल्टे होते हैं, ऑपोजिट क्लास होती है, वो होती है आपकी बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ क्लास पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास कैपिटल है, उनपे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है, वो हैव्स की कैटेगरी में आते हैं, और कहीं ना कहीं वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में उनकी गिनती होती है। बट प्रोलिटेरियन ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं बुर्जुआ के हाथों। ठीक है, तो प्लोरिटेरियन इंटरनेशनलिज्म मतलब जो ये वर्किंग क्लास है उसको अब हमें एक डोमेस्टिक स्फीयर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बट इस वर्किंग क्लास को अब हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लाना है ताकि हम वर्किंग क्लास को वर्ल्ड ओवर यूनाइट कर सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ये बहुत बड़ी बात थी जो बार बार कार्ल मार्क्स कहते थे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि जब तक तभी तक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरे वर्ल्ड के वर्किंग क्लास को आपस में यूनाइट नहीं कर पाओगे, उन्हें जोड़ नहीं पाओगे। अगर आप उन्हें जोड़ नहीं सकते तो फिर कभी भी आप रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल नहीं देख सकते हो, या सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को आता हुआ नहीं देख पाओगे, कैपिटलिस्ट की जो कैपिटलिज्म का आइडिया है उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को हम इंटरनेशनल स्फीयर में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम प्रोलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ठीक है, अब जो ये मार्क्सिस्ट एनालिस्ट था उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का भी एक ऑल्टरनेटिव हमें खोज के दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही आधारित था। ठीक है, मार्क्सिस्ट एनालिस्ट बार बार कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन थियोरी है, मॉडर्नाइजेशन थियोरी ने हमें क्या बताया है कि वेस्ट में, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे वहां पे मॉडर्नाइजेशन हुआ, कैसे हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, रेनेसांस हुआ, हमने ऑलरेडी पूरा जीनियोलॉजी देखी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में, कि जैसे ही हमने देखा है रेनेसांस आया, एनलाइटनमेंट पीरियड आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हो गई, एंड कैपिटलाइजेशन स्टार्टेड, अर्बनाइजेशन स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड working in the factories, they started manufacturing goods and services and also started selling them in the market. तो मार्केट का कंसेप्ट आया, और इनके अनुसार जो मॉडर्नाइजेशन है या जो डेवलपमेंट का जो पाथ है वो इसी तरह से निर्धारित किया गया है। लेकिन मार्क्सिज्म के अनुसार ये जो मॉडर्नाइजेशन के पाथ की आप बार बार बात कर रहे हो वो एक्चुअली में एक यूनिफॉर्म पाथ के रूप में आप पूरे वर्ल्ड पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। मार्क्सिज्म के अनुसार ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटलिज्म से ही आप प्रॉस्पेरिटी को माप सकते हो या उसको मेजर कर सकते हो। नहीं, कैपिटलिज्म की भी एक डार्कर साइड है जो आपको समझनी उससे भी ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स को अपने वर्ल्ड, अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंप्लीमेंट करके आप उनको शेयर्ड ओनरशिप देके, आप कॉमन ओनरशिप देकर उनकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकते हो। तो जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जहां पे स्टेट नहीं होगा, फिर भी जो लोग होंगे उनके आपस में इक्वालिटी होगी, उनके आपस में एक ब्रदरहुड होगा, फ्रेटर्निटी की भावना होगी, और साथ ही साथ वो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के, पूरे ओवरऑल सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इस तरीके की मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ऑल्टरनेटिव मार्क्सिज्म ने हमें दिया। साथ ही साथ
जो मार्क्सिस्ट थियोरी है, अब जैसे प्रिंसिपल्स कार्ल मार्क्स ने लिखे थे उस टाइम पे, कार्ल मार्क्स का जो भी आइडिया था वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाने का या कैपिटलिज्म को चैलेंज करने का, हमने देखा है कि एक टाइम ऐसा आया जब मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स पे बहुत सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशंस होने लगे, क्योंकि बहुत सेट ऑफ स्कॉलर्स का ये मानना था कि जैसे प्रिंसिपल्स मार्क्स ने दिए हैं, इट सीम्स गुड इन थियोरी, बट व्हेन इट इज प्रैक्टिकली अप्लाइड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और कहीं ना कहीं जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे, जैसे हम न्यू मार्क्सिस्ट देखते हैं, या आगे हम देखेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, या हम क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, ग्रामसी की बात करते हैं, न्यू मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, ये सारे उन्हीं मार्क्सिस्ट स्कूल के नए जनरेशन के स्कॉलर्स थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को डस्टबिन में फेंकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नाउ स्टिल द मार्क्सिस्ट आइडियाज आर रेलेवेंट एंड वी नीड टू मेक इट रेलेवेंट बाय ट्वीकिंग इन इट। हम इनके कुछ वैल्यूज को, बिलीव्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि वो इंटरनेशनल रेल में। जब हम अब एलिमेंट्स की बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट इन ब्रीफ ताकि आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू मार्क्सिज्म का मिल पाए। मार्क्सिज्म अपने आप में एक ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, एक सोसाइटी के बारे में एक थ्योरी है। थ्योरी क्या होती है? अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने सोचा कि सोसाइटी को हम ऐसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चीजें एलिमेंट्स हम सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द उन्होंने अपने विचार रखे, वो उस थ्योरी में आके पूरे फॉर्मूले ड्राफ्ट किए गए, जिसे मार्क्सिज्म कहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स थी, दे वर जर्नलिस्टिक इन कैरेक्टर। जर्नल राइटिंग थी, ऐसा नहीं था कि वो किसी आइडिया को टारगेट कर रहे थे या फिर उन्होंने इंटरनेशनल रेल्म को हमेशा ध्यान रखते हुए अपनी थ्योरी को बनाया। नहीं, एज अ जर्नलिस्टिक पीस उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया, जहां पे उन्होंने सोशल वर्ल्ड को टोटैलिटी में समझने की कोशिश करी। जब हम टोटैलिटी की बात करते हैं तो टोटैलिटी में आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को, सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल एस्पेक्ट को नहीं देखते हो, आप पूरी सोसाइटी की ओवरऑल फंक्शनिंग को ध्यान में रख के एक सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म प्रोवाइड करते हो। ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री को उन्होंने मटीरियलिस्टिक वे में देखा, क्योंकि इनके अनुसार जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मटीरियलिस्टिक वैल्यूज। इनके लिए सिर्फ मटीरियलिस्टिक वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट थी जब वो हिस्ट्री का कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करते थे। उनके हिसाब से मटीरियल मतलब कि जिनके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सोसाइटी को सिर्फ उन्होंने दो हिस्सों में देखा, और वो थे हैव और हैव नॉट्स। सम सेट ऑफ पीपल हु हैव द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक दूसरे सेट ऑफ पीपल जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट है कि हिस्ट्री ऐसे ही चली आ रही है, ये क्लास का डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही चले आ रहा है, और हिस्ट्री में कोई भी आइडियाज का, वैल्यूज का, बिलीव का कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिसकी जगह है वो है आपके मटीरियलिस्टिक वैल्यूज। मटीरियल जो भी टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इवॉल्व हुए हैं सोसाइटी में, वो ही मैटर करते हैं हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में। ठीक है, और जो इनकी ये मटीरियलिस्टिक वैल्यूज थी उसको और रिफाइंड फॉर्म में बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में इन्होंने अपना पेश किया। ठीक है, अब जो ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है उसको भी हम लेटर स्लाइड्स में देखते हैं, बट यहां पर बेस के तौर पे इकोनॉमिक वैल्यूज को उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा, और इनके अनुसार हमेशा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में हमेशा टेंशन रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन के लिए आपको किन किन मीन्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप लैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लेबर का जो लेबर फोर्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी प्रोडक्शन को अंजाम देने के लिए। साथ ही साथ हमारे जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से ही डिटरमाइन होते हैं। जैसे कि जैसे कार्ल मार्क्स के अनुसार जैसे हिस्ट्री ट्रांसफॉर्म हुई है तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदले हैं, तो साथ ही साथ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली बदले हैं। जैसे कि एक प्रिमिटिव स्टेज था, ठीक है, जहां पे प्रिमिटिव स्टेज में आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा कमी थी, इट वाज जस्ट द लैंड। एक टाइम आया जब आप फ्यूडल ऑर्डर पे आ गए तो वहां पे आपके पास सर्फ और लॉर्ड का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हुआ। कैपिटलिज्म में आपका एक मास्टर हो गया, एक स्लेव हो गया, तो इस स्लेवरी सिस्टम आया। तो इस तरीके से हिस्ट्री ने अपने आप को विद इन डिफरेंट स्टेजेस से इवॉल्व किया है, और जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रह गए हैं, जैसे उन्हें इस्तेमाल किया गया है, अकॉर्डिंगली हमारे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की
कि मतलब आपस में जो रिश्ता है प्रोडक्शन में कि क्या संबंध है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर में आपका एक मास्टर है जो कैपिटलिस्ट है और लेबर है, उनके बीच में रिलेशन डेवलप है। अगर हम स्लेवरी की बात करें तो वहां पे एक मास्टर होता था, एक स्लेव होता था, और ये उनके बीच में एक रिलेशन है। तो इसी हिसाब से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपका बेस को डिटरमाइन करता है, और वो बेस प्योरली इकोनॉमिक है। और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, वो आपका सुपर स्ट्रक्चर आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपका कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ये सारी स्टेट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, कल्चर, आर्ट, स्टेट, रिलीजन, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन बेस में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक जरूरी है, क्योंकि इसीलिए बार बार वो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री पे जोर देते हैं। इनके अनुसार हमेशा हिस्ट्री में क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो रही ही है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक हैव्स है, एक हैव नॉट है, उनके आपस में हमेशा एक तनातनी हमेशा चलती रही है। तो मार्क्स ने ये भी कहा है अपने वर्क में, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि अगर हम क्लास स्ट्रगल की बात करें और अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमेशा एक क्लास स्ट्रगल ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट रहा है। ठीक है, हैव और हैव नॉट्स के बीच में एक सेट ऑफ लोग जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और एक सेट ऑफ लोग जिनके पास लैक ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहती ही है। अब मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो हमेशा एज और थ्योरी, जो और भी थ्योरीज होती है, उनका एक गोल होता है, वो किसी चीज को अचीव करना चाहती है। मार्क्सिज्म की थ्योरी भी इमेंसिपेटरी है, इमेंसिपेशन की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं वर्किंग क्लासेस के लिए। जो प्रोलिटेरियन क्लासेस हैं मार्क्स के लिए, वर्किंग क्लासेस है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब मैं जैसा बोल रहा हूं अगर वैसा होगा, रेवोल्यूशन आएगा, तो हम एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी में जन्म लेंगे जो कि कम्युनिज्म के प्रिंसिपल से आगे चलेंगी। ठीक है, तो क्लासलेस और स्टेट, ना उसमें कोई क्लास होगी, ना कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट बचेगा हैव और हैव नॉट्स के बीच में, और ना ही कोई स्टेट होगा जो आपको एक्सप्लॉइट कर पाएगा, आपको एक्सप्लॉइट करने में एज ए इंस्ट्रूमेंट रोल निभा पाएगा। ठीक है, तो इनका जो थियोरी है वो इमेंसिपेटरी है। और रेवोल्यूशनरी अप्रोच है, ब्लडशेड की बात करते हैं, उन्हें कहना है कि रेवोल्यूशन अगर लाना है तो सारे वर्किंग क्लासेस को आपस में हाथ जोड़ना होगा, मिलना होगा, यूनाइट होना होगा। जब तक आप यूनाइट नहीं होगे, आप कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ोगे नहीं, आप इतना करेज नहीं गैदर कर सकते हो कि आप अपने एक्सप्लॉइटर को चैलेंज करो, रेवोल्यूशन करो, ब्लडशेड करो, ताकि ओवरऑल सोसाइटी का हो जाए, विद इन, अंदर से इंटरनली भी सोसाइटी चेंज हो जाए। और बार बार एलियनेशन की बात करते हैं, और ये ऐसा क्यों है, क्यों इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, क्यों वो इतना एक्सप्लॉइटेशन के पीछे हैं, या क्यों वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्यों वो परेशान है इस कैपिटलिस्ट ऑर्डर में। उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि वो एलियनेशन को झेल रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म में ह्यूमन सब्जेक्टिविटी है। कैपिटलिज्म बाहर से आपको एज अ प्रॉस्पेरिटी का एक इकोनॉमिक प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन जब आप उसकी डार्कर साइड देखेंगे, आप देखेंगे कि कितना आइसोलेशन है। जो मजदूर है, जो लेबर है, जैसे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो दिन रात 12 से 18 घंटे फैक्ट्री में लगातार बिना किसी ब्रेक के काम कर रहा है, तो जो उसकी मनोस्थिति है, जो उसकी दशा है, वो एक बुर्जुआ कभी नहीं समझ पाएगा। दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। वो कंप्लीटली एलियनेट हो जाता है, उसको बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग थलग हो जाता है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने रिलेटिव से, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से। जिस प्रोडक्ट को उसने बनाया है अपने हाथों से, उससे भी उसका कोई भी अटैचमेंट बचता नहीं है। तो इस तरीके का ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन या ह्यूमन सब्जेक्टिविटी मार्क्सिज्म में रहती है। और इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप कैपिटलिज्म में लेबर का कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इसीलिए रेवोल्यूशन की जरूरत है। बार बार मार्क्सिज्म इसे कहते हैं। तो कैपिटलिज्म एक तरीके की स्लेवरी को जन्म दे देता है। स्लेवरी तरीके के मतलब कैपिटलिज्म में जो वर्कर है उसकी सिर्फ उतनी ही एक एक स्टेटस रह जाता है कि वो एक स्लेव की तरह कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है। नीचे अगर आप एक मॉडल देखेंगे तो ये बेसिकली रफ मॉडल है, बेस सुपर स्ट्रक्चर के मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेस है वो है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये आपस में कैसे डिटरमाइन होते हैं। और जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि ये बेस है, और सुपर स्ट्रक्चर में चाहे कल्चर है, आर्ट है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर मार्क्सिज्म द बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर। जैसा बेस होगा वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा। अगर आपका बेस एक्सप्लॉइटेटिव है, वीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, तो आपका कल्चर, आपका आर्ट, आपका पॉलिटिक्स,
आपका रिलीजन, वो सारी चीजें उसी से डिटरमाइन होगी। तो अगर आप बेस को चेंज कर दोगे तो आप सुपर स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मार्क्सिज्म, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ऑलरेडी बताया है कि मार्क्सिज्म एज अ आइडियोलॉजी लुक्स वेरी गुड इन प्रिंसिपल्स, लेकिन जब उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, जैसे हमने देखा है द ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिज्म हैड ऑलरेडी फेल्ड इन 1991, जैसे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट स्ट्रैंड के स्कॉलर्स थे वो इस थ्योरी को, मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी को, उसको इररेलेवेंट नहीं बनाना चाहते थे। तो उसकी रेलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ग्राम्सीनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी, इन सारे स्ट्रैंड्स को जन्म दिया। इसके बारे में बात करी क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को हम कैसे इंटरनेशनल रेल में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जैसे हम नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड इज अ सिस्टम। वर्ल्ड में एक तरीके का प्रोसेस, एक फिनोमिना, एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था कार्ल मार्क्स के आइडियाज को इंटरनेशनल स्फीयर में इंप्लीमेंट करने का, जहां पे इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया कि जिस तरीके से वर्ल्ड स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है उसको हमें अटैक करने का या उसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। ये वॉलरस्टीन का आइडिया है, बट साथ ही साथ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरिस्ट में और भी थ्योरिस्ट है, थ्योरी में बहुत सारे और भी स्कॉलर्स है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे रॉल्फ प्रेबिच। ठीक है, रॉल्फ प्रेबिच ने बेसिकली कहा है डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज है जो पेरिफेरल कंट्रीज है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज है आपकी कोर कंट्रीज है। कोर कंट्रीज आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है जो पेरिफेरल कंट्रीज को ओवर टाइम एक्सप्लॉइट कर रही है। और एक्सप्लॉइट कैसे कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से उनकी ट्रेड सिस्टम है, ट्रेड का जो उनका प्रिंसिपल है, वो ही अपने आप में बहुत ज्यादा अनइक्वल है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड के प्राइसेस है वो रॉ मटेरियल से कहीं ज्यादा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स किसी पेरिफेरल कंट्री से ले रहे हो, उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मैन्युफैक्चर कर आप उनको वापस उसको सेल कर रहे हो, और वो भी हाई प्राइस में। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर अर्निंग प्रॉफिट। इस तरीके के मार्जिनल प्रॉफिट्स को अर्न करके आप किसी के एक्सप्लॉइटेशन का कारण बन रहे हो। ठीक है, तो रॉल्फ प्रेबिच ने ये आइडिया दिया डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड अकॉर्डिंगली हाउ एक्सप्लॉइटेशन इज एक्सपोज्ड। एक्सप्लॉइटेशन को पेरिफेरी में एक्सपोज करने का ये एक तरीका था। दूसरा था एज वी नो इमैनुअल वॉलरस्टीन, इन्होंने वर्ल्ड को एक सिस्टम की तरह से एनालाइज करना शुरू कर दिया, और इनके हिसाब से वर्ल्ड में 3 जोन्स क्रिएट कर दिए गए हैं। वो 3 जोन्स क्या हैं? पहला है आपका कोर। कोर हो गए आपके डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो काफी डेवलप्ड ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज से बिलोंग करते, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जहां अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, जिन्होंने इंपीरियलिज्म के जो जनक कहे गए हैं, पेरिफेरल कंट्रीज के रॉ मटेरियल्स लेकर उनको एक्सप्लॉइट किया बहुत सेंचुरीज तक। ठीक है, सेकेंड आपके आते हैं पेरिफेरी। पेरिफेरी कंट्रीज आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है आज के टाइम में, मोस्ट ऑफ दी अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो लैक करते हैं। साथ ही साथ बिकॉज दे आर लैकिंग इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कोर के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहा है, उनसे रॉ मटेरियल्स लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो भी काफी कम प्राइसेस में, क्योंकि उनके पास उतने बेटर इंडस्ट्रीज नहीं है, कैपिटल का इंतजाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो वो उन रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके इतने बेटर क्वालिटी फिनिश्ड गुड्स नहीं बना सकते हैं। तो दीज कोर कंट्रीज दे एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, और फिर उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज में फीड कर मैन्युफैक्चर कर गुड्स को वापस इन्हें हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं। लेकिन साथ ही साथ बीच में एक मिडिल स्ट्रैंड आई है। मिडिल स्ट्रैंड जो वॉलरस्टीन के अनुसार इज द सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी आपके डेवलपिंग कंट्रीज बन चुके हैं आज के टाइम में, जिन्हें नए एक्सप्लॉइटेटर्स, न्यू एक्सप्लॉइटर्स ऑफ पेरिफेरी, पहले पेरिफेरी सिर्फ कोर के हाथों एक्सप्लॉइट होती थी, लेकिन आज पेरिफेरी कंटेम्परेरी टाइम्स में कोर के साथ साथ सेमी पेरिफेरी के हाथ पे से भी एक्सप्लॉइट होती है। डेवलपिंग कंट्रीज के आधार पे कुछ एग्जांपल्स लाइक इंडिया, लाइक चाइना, दीज आर फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, though we always have been India as a country has been a victim of colonialism। हमने कोलोनियलिज्म का एक डार्कर साइड बहुत लंबे सेंचुरीज तक ब्रिटिश रूल के दौरान देखा है। सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमी, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री, इट वांट्स टू डेवलप फास्टर सो दैट इट कैन प्रोवाइड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और अपना डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को, अर्बनाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी वो एनहांस कर
सके। साथ ही साथ इंडिया, चाइना और बहुत सारी फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत सारी पेरिफेरल कंट्रीज को अगेन उनके साथ वही सुलूक किया है, वही उन्हें इंस्ट्रूमेंट की साथ की तरह एक्सप्लॉइट किया है जैसे कभी वो खुद कोर के हाथों होते थे। इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज है इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू गिव लेस टैक्सेस। टैक्स का जो रेट है वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करना एंड एवरीथिंग, द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इज कंपैरेटिवली लेस। ठीक है, वहां पर आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हो। सेकेंड पॉइंट, यू ऑल्सो गेट चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज है, तो यहाँ पर लेबर की भरमार है, देयर इज एक्सेस ऑफ चीप लेबर, तो आपको चीप लेबर मिलता है, फिर वो आपके कॉस्ट को लोअर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आप वहां के रॉ मटेरियल, दीज आर हाईली रिच इन रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके के एक्सप्लॉइटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके सेमी पेरीफेरी ने भी पेरीफेरल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। और वॉलरस्टिन के अनुसार इसका एक टेम्पोरल डायमेंशन है। टेम्पोरल मतलब टाइम के अनुसार ये होता है, टाइम के अनुसार टाइम फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम में चीजें होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि पहला है साइक्लिकल रिदम्स। ठीक है, मतलब कभी आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी में, कभी आप एक्सपेंशन होता है, कभी एक बूम पीरियड आता है जहां पे आपकी जो इंडस्ट्रीज है, आपकी इकोनॉमी है, वो ग्रो करती है। ठीक है, एक बस्ट पीरियड भी आता है जहां पे थोड़ा लो पीरियड चलता है, तो ये रिकरेंटली होती है। मतलब कभी आपका बूम है, कभी आपका बस्ट पीरियड है, कभी आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, कभी आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कुछ सेक्युलर ट्रेंड्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, कभी शॉर्ट टर्म होती है, तो इस तरीके के मतलब ये ग्रोथ में डिफरेंट पैटर्न्स देखे गए हैं। देन कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि सिस्टमिक स्ट्रक्चर्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होता है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए एक एक्टर के लिए एक डिसीजन लेना बेहतर था, लेकिन एट द सेम टाइम उसी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में डिफरेंट एक्टर के लिए कोई दूसरा ऑपोजिट डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा चलता रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक कैपिटलिस्ट को हमेशा जो अपने गुड्स की डिमांड को ऊपर रखने के लिए वो ये भी चाहता है कि वर्कर्स को मैं बेटर पे करूं, उन्हें अच्छी सैलरी दे सकूं, ताकि जो भी गुड्स को वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको एटलीस्ट वो वर्कर्स अफोर्ड कर सके, डिमांड हो। लेकिन एट द सेम टाइम उसे ये भी पता है कि ही कैन नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा हाई सैलरीज देना शुरू कर देगा, इनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी साथ साथ होने लगेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स बार बार होने लगेगी। तो क्राइसिस पीरियड जब तब होती है जब आप सिस्टम कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, सिस्टम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ इट इज ऑन द एज ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, एज ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, तो जब सिस्टम अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्लेस होने की कगार पे होगा, तो फिर एक रिप्लेसमेंट आएगा, और इस तरीके से आप क्या बोलते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके पैटर्न्स को आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ वॉलरस्टीन का मानना था कि जो करंट ग्लोबलाइजेशन डिस्कोर्स है वहां पे वो मैनिफेस्टेशन है हमारी वर्ल्ड सिस्टम का, एंड सून वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ इट। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि वर्ल्ड के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, सोशलिज्म और बार्बियनिज्म। ठीक है, वो ही जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो हम डिस्कोर्स ला रहे हैं कि ये वर्ल्ड सिस्टम का पार्ट है, जरूरी नहीं है कि ये सही हो, जरूरी नहीं है कि ये ही हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर को डिटरमाइन करे। तो इनके हिसाब से हम धीरे धीरे उस क्राइसिस पॉइंट पे आ रहे हैं जब ये कैपिटलिस्ट ऑर्डर अपने आप में रिप्लेस होने के लिए तैयार है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इस तरीके से चीजों को देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। क्यों एनालाइज किया गया है? क्योंकि मार्क्सिज्म को उन्होंने रिडक्शनिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पे देखा है। रिडक्शनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि मार्क्स के प्रिंसिपल को सिर्फ वो एक रिड्यूस करके एक एलिमेंट तक डाल देता है और उस एलिमेंट को इस्तेमाल करता है, सिर्फ इंटरस्टेट सिस्टम को देख रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड सिस्टम को नहीं देख रहा है। एंड ऑब्वियसली इट इज यूरोसेंट्रिक इन नेचर। हमेशा कोर में आप डेवलप नॉर्थ को, ग्लोबल नॉर्थ को रखते हो, तो जो यूरोसेंट्रिक बायस है वो भी इन थ्योरीज में कई हद तक विजिबल है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक मॉडल है जिसे आप देख लीजिए, पेरीफेरी, कोर, सेमी पेरीफेरी, और कैसे इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, रॉ मटेरियल्स जैसे जाते हैं, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, और कैसे ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिविजन ऑफ लेबर इंटरनेशनल इकोनॉमी में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सो नाउ वी विल बिगिन विद द डिपेंडेंसी स्कूल। नाउ डिपेंडेंसी स्कूल का जो आइडिया है वो एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने दिया है, और इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज है वो हमें हिस्टोरिकल पास्ट को एनालाइज करने से ही पता चलेंगी। मतलब जिस तरीके की सफरिंग्स डिपेंडेंट कॉलोनीज ने झेली है वही कारण है उनके अंडर डेवलपमेंट का। तो जैसे जैसे जो कोर कंट्रीज थी, द वे दे हैव एक्सप्लॉइटेड दी पेरिफेरल कंट्रीज, देयर कॉलोनीज, दे आर द रीजन फॉर देयर अंडर डेवलपमेंट। मतलब जो कोर का डेवलपमेंट है वो
पेरिफेरल कंट्रीज या सैटेलाइट कंट्रीज के अंडर डेवलपमेंट के कॉस्ट के तौर पे बाहर आया है। तो इनके अनुसार हमें मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट्स, मेट्रोपोलिस हो गए आपके कोर कंट्रीज और सैटेलाइट्स हो गए आपकी पेरिफेरल कंट्रीज जो आपकी कॉलोनीज है, उनके बीच के इकोनॉमिक रिलेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम द मर्केंटलिस्ट टाइम टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जैसे पहले के टाइम पे इंपीरियलिज्म में जैसे उनका रिलेशन डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ टिल द कैपिटलिस्ट ऑर्डर। ठीक है, जो कोर का मेट्रोपोलिस का डेवलपमेंट है वो सैटेलाइट्स के कॉस्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट पे, जैसे सैटेलाइट्स अंडर डेवलप हुई है। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या हुआ कि जो भी सैटेलाइट स्टेट्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट को फेस कर रहे हैं, उनके अंदर एक डुअल सोसाइटी क्रिएट हो चुकी है। डुअल सोसाइटी मतलब दो तरीके की सोसाइटी। अब ये दो तरीके की सोसाइटी क्या है, जहां पे एक स्टार्क डिफरेंस है, उनकी इनइक्वालिटी है इनकम में, उनके कल्चर में, उनके डेवलपमेंट में, उनके प्रॉस्पेरिटी के लेवल्स में। ठीक है, तो ये देखा गया क्योंकि एक ही सेम कंट्री में देयर मे बी सम रीजन्स who are more advanced, who are more progressive, but at the same time there would be other regions in the same country who are facing isolation, underdevelopment and feudal order. ठीक है, जैसे इंडिया के केस में भी we see there are certain cities, metropolitan cities which are advanced cities, which are fast developing, they have all the basic amenities of life, but at the same time there are in the same state, especially in some cases in the same state, there are some regions who are highly underdeveloped, who do not have the basic amenities of life, who are isolated, alienated, there the development has still not reached. तो उस तरीके के जो स्टार्क डिफरेंस है, डुअल सोसाइटीज हैं, वो जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है इन पूरे ईयर्स में, सेंचुरीज में, बाय द इनकर्ड द कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द सैटेलाइट्स, तो डुअल सोसाइटीज उसका ही एक कॉस्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, दैट वाज नीदर सेल्फ जनरेटिंग नॉट सेल्फ परपेचुएटिंग, ना ही सेल्फ जनरेटिंग है ना ही सेल्फ परपेचुएटिंग है। मतलब कि जिस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैपिटलिज्म के टाइम पे सैटेलाइट स्टेट्स में देखा गया था, वो उनके खुद का इंडिजीनियस डेवलपमेंट नहीं था, उनके खुद से नहीं करना था, उन्होंने सेल्फ जनरेटेड नहीं है। इस तरीके का डेवलपमेंट मेट्रोपोलिस ने जो कोर है उन्होंने उनके स्पेशली उनको इस तरीके का स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट दिया है, तरीका दिया है। लेकिन जो ये डेवलपमेंट का तरीका है उसका जो एंड मोटिव है, इट इज नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के भले के लिए या डेवलपमेंट के लिए नहीं है, प्रगति के लिए नहीं है, बट उनके अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। जैसे बहुत सारे लैटिन अमेरिकन स्टेट्स में भी देखा गया है कि कैपिटलिज्म के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लैटिन अमेरिकन स्टेट्स थे जहां पे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब उस डेवलपमेंट को डीपली एनालाइज किया गया तब ये देखा गया कि जो वो डेवलपमेंट है वो अंदर से हॉलो है, वो सेल्फ जनरेटेड नहीं है। वो डेवलपमेंट खुद लैटिन अमेरिकन स्टेट्स के इंडिजीनियस पॉपुलेशन से नहीं आया है, बल्कि वो किसका देन थी, वो कोर की, मेट्रोपोलिस की देन थी। जैसे कि अगर हम इंडिया में भी देखें, इंडिया के जो इंपीरियल ऑर्डर है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, हमारे यहाँ इंडियन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन रेलवेज हुआ, रेलवेज का डेवलपमेंट किया गया, बट जो वो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज था वो एक्चुअली उसका एंड मोटिव इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था। इट वाज मेंट टू सर्व द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल पावर्स, ब्रिटिशर्स के रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही वो डेवलपमेंट अंडरटेक किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो सैटेलाइट्स में ना ही सेल्फ परपेचुएटिंग होता है ना ही सेल्फ जनरेटिंग होता है। इस पे एंड्रे एजी फ्रैंक आए और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट्स एक्सपीरियंस देयर ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन देयर टाइज टू द मेट्रोपोलिस आर क्लोजेस्ट एंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, जितना आप अपने कोर के या मेट्रोपोलिस के क्लोज रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, उतना ही आपको डेवलपमेंट देखा गया है। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है एक्चुअली ये किस तरीके का डेवलपमेंट है उन सारी सैटेलाइट स्टेट्स में, दैट इज टू बी स्टडीड कि वो रियल सेंस में वो डेवलपमेंट हुआ है भी या नहीं हुआ है। ठीक है, एंड द रीजन्स विच आर मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड फ्यूडल
are the ones which have the closest ties to the metropolis. और ये भी एक सत्य है. So ये दोनों हाइपोथेसिस है कि एक हाइपोथेसिस, ये जो F वाला हाइपोथेसिस है, इन्हें एजी फ्रैंक ने फॉल्सिफाई किया है कि ऐसा माना गया था कि जो भी सैटेलाइट स्टेट्स मेट्रोपोलिस के सबसे क्लोज रही है उनमें डेवलपमेंट हुआ है. लेकिन ये भी सत्य है कि जब उनके डेवलपमेंट को डीपली एनालाइज किया गया तो वो मोस्ट अंडर डेवलप्ड और फ्यूडल सीमिंग टुडे आज वही सैटेलाइट्स हैं जो मेट्रोपोलिस के सबसे ज्यादा नजदीक थी. ठीक है. Many of the Latin American, many of the African states, for example, they were very close to their metropolis because the kind of development, the kind of economic relations which have developed, तो वहां पे अंडर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है. आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं या अफ्रीकन स्टेट्स हैं जो उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट है दैट इज वेरी वेरी लो. ठीक है कि और जबकि वो ही मेन सोर्स थे जो कि रॉ मटेरियल्स मेट्रोपोलिस को सर्व कर रहे थे. तो इस तरीके के डेवलपमेंट की वो बात करते हैं. आगे चलते ग्राम्सीनिज्म में. ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी इनका पूरा नाम था और ये एक नियो मार्क्सिस्ट थिंकर थे. नियो मार्क्सिस्ट थिंकर का मतलब है जिन्होंने मार्क्स के आइडियाज को ट्विक किया है, थोड़ा मॉडिफाई किया है. और वो मॉडिफाई किस हिसाब से किया है? क्योंकि इन्होंने यंग मार्क्स के आइडियाज को लिया है. अब एक डिविजन है मार्क्सिज्म में, यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स. ठीक है, ये लुई अल्थ्यूजर ने किया है. लुई अल्थ्यूजर एक फिलोसोफर है और उन्होंने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया, एक सेपरेशन बनाया. ओल्ड मार्क्स के जो आइडियाज हैं वो बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है. काफी उनका जो बेस है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है. वो सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द घूमते हैं. लेकिन जो यंग मार्क्स हैं वो ह्यूमन एलियनेशन और सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं. उन्होंने इकोनॉमिक को भी स्टडी किया है लेकिन जो उनका मेन बेस ऑफ स्टडी है वो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी और एलियनेशन का एस्पेक्ट है. ठीक है. तो एंटोनियो ग्राम्सी का एक फेमस वर्क है प्रिजन नोटबुक्स. ठीक है, वहां से काफी इनके आइडियाज को लिया गया है और इन्होंने क्या चेंज किया है. अब ग्राम्सी और मार्क्स के आइडियाज में क्या फर्क है? दो ग्राम्सी इज इंस्पायर्ड बाय मार्क्स बट देन ही चेंज्ड हिज आइडियाज. इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया है मार्क्सिस्ट आइडियाज को. क्या मॉडिफिकेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म में बिलीव करते हैं, ना कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में. मार्क्स हमने देखा है वो हिस्ट्री को सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन से देखते हैं, लेकिन ग्राम्सी के लिए आइडियाज बहुत ज्यादा जरूरी है. इनके लिए आइडियाज और वैल्यूज भी रिलेटिव हो सकते हैं. सो हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम यू आर प्रोपोगेटिंग. उसी के हिसाब से ही इतिहास बनता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है. ये ग्राम्सी को अपने आइडियाज को क्यों बताने की जरूरत पड़ी या मार्क्सिज्म के आइडियाज को उन्होंने क्यों रीशेप किया? क्योंकि इनका दिमाग में एक पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि व्हाई रेवोल्यूशन इन यूरोप वाज सो डिफिकल्ट टू प्रमोट. मार्क्स के अनुसार वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म का जो गढ़ है वो वेस्टर्न यूरोप है, उसका जो बेस है वो वेस्टर्न यूरोप है. जहां जिस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न यूरोप में हुआ है तो इसके हिसाब से तो सबसे पहले रेवोल्यूशन वेस्टर्न यूरोप में आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मार्क्स. बट व्हाई डिड इट नॉट हैपन? बल्कि हमने क्या देखा है, रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में आया है 1917 में, जो कि कंपैरेटिवली इट वाज अ एग्रेरियन इकोनॉमी, इट वाज अ बैकवर्ड, कंसिडर्ड टू बी अ बैकवर्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, तो रेवोल्यूशन रशिया में आया है लेकिन यूरोप में नहीं आया. क्यों? या वेस्टर्न यूरोप में रेवोल्यूशन को प्रमोट करना इतना डिफिकल्ट क्यों था? ठीक है, मार्क्स ने तो ऐसा ही प्रिडिक्शन किया था. सो व्हाई दिस प्रिडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू? ठीक है, जबकि वहां पे हाइटेंड लेवल्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था. तो ये जो क्वेश्चन था वो ग्राम्सी के दिमाग में बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रहा था और इसको एनालाइज करने के लिए ग्राम्सी ने हेजेमनी का कंसेप्ट लिया. हेजेमनी एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड कंसेप्ट होती है जो कि सुपर स्ट्रक्चर से डिराइव होती है, एक तरीके से पावर का कंसेप्चुअलाइजेशन. ठीक है, हेजीमोनिक आइडिया मतलब जिसमें आपको दिखा दिया गया है, वो एक कॉमन सेंस की तरह बना दिया गया है कि आप वही सोचने में बार बार मजबूर हो जाते हो. जैसे कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी द सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. भले ही मार्क्स के लिए जो बेस है, इकोनॉमिक बेस, वही उनका इंपॉर्टेंट चीज थी, एस्पेक्ट था, लेकिन फॉर ग्राम्सी सुपर स्ट्रक्चर हैज टू बी टेकन सीरियसली. सुपर स्ट्रक्चर एक ऐसा एलिमेंट है पूरे मॉडल में जिसको मार्क्स ने कहीं देख सकते हैं कि इग्नोर कर दिया है. और इनके अनुसार सुपर स्ट्रक्चर हैज ग्रेट रेलेवेंस इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रिलेशंस, कि जिस तरीके के रिलेशंस डेवलप होंगे.
इनके हिसाब से जो कैपिटलिज्म है वो एक हेजेमनी की तरह ब्रॉट इन कर दिया गया है। मतलब कैपिटलिज्म को हमारा कॉमन सेंस बना दिया गया है कि दिस इज हाउ इट इज मेंट टू बी, यही ऐसा होगा, फ्यूचर भी कैपिटलिज्म ही डिटरमाइन करेगा। तो ग्रामसी के अनुसार इस हेजेमनी को हमें तोड़ने की जरूरत है, इस सपने में से, और जो इस तरीके का रियलिटी हमारे अराउंड क्रिएट कर दिया गया है, इस रियलिटी से या इस बबल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, जिसके लिए हमें काउंटर हेजेमनी करनी है या वॉर ऑफ पोजीशन करनी है। तो हमें वॉर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं करनी, ठीक है, रेवोल्यूशन में नहीं जाना, सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं करना, लेकिन हमें पोजीशन से उसके डीपर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते कि ऐसा क्यों है, क्यों कैपिटलिज्म हमारी हेजेमनी बन चुका है, कॉमन सेंस बन चुका है, इसको हमें देखने की जरूरत है। तो इस काउंटर हेजेमनी को सिविल सोसाइटी को एज अ बेस रख के, फाउंडेशन रख के ही ग्रामसी ने अपने हेजेमनी या काउंटर हेजेमनी के आइडिया को प्रमोट किया था। ठीक है, सिविल सोसाइटी बेसिकली ना ही स्टेट है ना ही आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी होगी आपकी फैमिली, आपका आपका सोसाइटी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, स्कूल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारे सिविल सोसाइटी का पार्ट रहते हैं, जो कि स्टेट से अलग है, ये स्टेट से पहले आते हैं। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स स्टेट के, उनसे पहले आते हैं, लेकिन ये अपने डोमेस्टिक स्फीयर से बाहर निकल कर है। ठीक है, तो इस सिविल सोसाइटी में ग्रामसी के अनुसार हमें वॉर ऑफ पोजीशन शुरू करनी है। सिविल सोसाइटी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इसी वजह से हम मेंटल रेवोल्यूशन ला सकेंगे। सो रेवोल्यूशन सिर्फ हमें सोसाइटी को ओवरहॉल करने के लिए, जैसे मार्क्स ने कहा था, चेंज करने के लिए नहीं, ताकि हम एक स्टेटलेस या क्लासलेस सोसाइटी बना सके, बट हेजेमनी या हमें तोड़नी है और हमें मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, हमें दिमागी तौर से उसको बदलने की जरूरत है, ताकि हम जो हम सोच रहे हैं उसमें एक चेंज आए। जब तक उस सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज या इंपैक्ट के बारे में नहीं बात कर सकते। ठीक है, नीचे आप देखेंगे ग्रामसी का मॉडल है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेस है, लेकिन स्टेट पे सुपर स्ट्रक्चर और बेस के बीच में एक सिविल सोसाइटी है, जो ग्रामसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिविल सोसाइटी को कॉन्कर कर लिया, रूल कर लिया, चेंज कर लिया, देन श्योरली यू विल बी एबल टू ब्रिंग अ मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये ग्रामसी के आइडिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल थियोरी। क्रिटिकल थियोरी में इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल भी कहते हैं, और ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल की हिस्ट्री ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, मेनी स्कॉलर्स, अ सेट ऑफ स्कॉलर्स, बिकॉज दे वर सो they had a threat because of the Nazi people, the propaganda, so they actually flee from Germany and they settled in different parts of US at that time. तो उन स्कॉलर्स को फ्रैंकफर्ट स्कूल के या क्रिटिकल थियोरिस्ट बोलते हैं, स्कॉलर्स बोलते हैं, और वहीं से ही उन्होंने अपने आइडियाज को जनरेट किया। ठीक है, तो इनमें थियोडर अडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, रॉबर्ट कॉक्स, ये सारे क्रिटिकल थियोरिस्ट हैं, और इनका एक की कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि फिर दोबारा से इन्होंने ग्रामसी के आइडियाज को विजिट किया है और उसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने में इस्तेमाल किया है, और इनका गोल भी सेम है, इमेंसिपेटरी चेंज, जो कि एक टाइम पे कार्ल मार्क्स का था। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड जनरेशन स्कॉलर आप बोल सकते हो कार्ल मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी के। ठीक है, इसमें रॉबर्ट कॉक्स बोलते हैं कि सक्सेसिव डोमिनेंट पावर्स हैव शेप्ड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो जो सक्सेसिव डोमिनेंट पावर्स है आज के टाइम में, चाहे हम यूएस की बात करें या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से शेप किया, अपने इंटरेस्ट के अनुसार शेप कर लिया है। लेकिन इसमें उन्होंने दोनों चीजों का इस्तेमाल किया है, बोथ द कोर्सिव एबिलिटीज एंड द हेजीमोनिक कैपेबिलिटीज। ठीक है, और जिससे उन्हें कंसेंट मिला है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ उन्होंने मिलिट्री या फोर्स के बलबूते पे नहीं अपने आइडियाज को प्रोपोगेट किया है या अपने आइडियाज को डोमिनेंट बनाया है, बल्कि उन्होंने हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे मेंटल स्टेट से, हमारे कॉन्शियसनेस से खेला है और उसको कॉमन सेंस बनाकर हमारे तरफ एक ब्रॉडर कंसेंट को जनरेट किया है। ठीक है, जैसे कि फ्री ट्रेड का एक हेजेमोनिक आइडिया, आज के टाइम में सब लोग मानते हैं कि फ्री ट्रेड जरूरी है, फ्री ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमीज है, क्लोज्ड इकोनॉमीज का कोई भविष्य नहीं है, अल्टीमेटली दे हैव टू ओपन अप, अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इंडिया ने भी ऐसा ही किया ना 1991 में, जब लिबरल एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, रिफॉर्म्स आए थे, वी वर फोर्स्ड टू ओपन आवर इकोनॉमी टू द आउटसाइडर्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके के फ्री ट्रेड, क्योंकि फ्री ट्रेड
ट्रेड होगा तभी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके के जो आइडियाज हैं ये सक्सेसिव डोमिनेंट पावर्स ने जनरेट किया है और इन आइडियाज को, इन हेजिमोनिक आइडियाज को बदलने की हमें कोशिश करनी है, रेवोल्यूशन लाने के लिए। अडोर्नो बोलते हैं कल्चर इंडस्ट्री। उन्होंने बोला है अब आप सिर्फ इकोनॉमी से हटकर जरा आगे और बढ़ के देखिए, कल्चर इंडस्ट्री को देखिए, फिल्म, आर्ट, पॉलिटिक्स, ठीक है, म्यूजिक, दीज आर सर्टन एलिमेंट जिनको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे मास कल्चर का एक डोमिनेंट पार्ट बनती है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में हॉलीवुड फिल्म्स, एक टाइम ऐसा था when Hollywood films having burgers which is actually a symbol of Americanization, wearing jeans, okay, or visiting McDonald's or consuming these kind of Western brands was seen as moving towards Westernization, और आप एक Western image को depict कर रहे हो। तो क्यों हम लोग Western image के पीछे भाग रहे हैं? This is a kind of a mental revolution। ये हेजीमनी बना दिया गया है क्योंकि हमारे अनुसार the ones who are having McDonald's, who are wearing jeans, who are behaving in a particular manner, who are living the Western lifestyle, those set of people are considered to be highly advanced and modern and developed। तो इस तरीके के आइडियाज को हमने क्यों जनरेट किया है? तो इस कल्चर इंडस्ट्री को भी हमें टारगेट करना, समझना जरूरी है। साथ ही साथ वन डायमेंशनल सोसाइटी, एक तरीके के सब एक भेड़ चाल में है, एवरीबडी वांट्स टू गो बिहाइंड सेम गोल, सिमिलर गोल, मतलब सब लोग अमेरिकनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, एक कल्चर की तरफ, एक चीज की तरफ पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरीके का वन डायमेंशनल मैन जो इनका वर्क था कि हम सिर्फ 1D हो चुके हैं, मतलब इधर उधर उसके ऑल्टरनेटिव एस्पेक्ट्स को हम देखना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग जो है वो इतना स्टीरियोटाइप्ड हो चुका है, एक तरीके से हम इतने स्ट्रीमलाइंड हो चुके हैं, ठीक है। हेबरमास, जर्गन हेबरमास इज ऑल्सो क्रिटिकल थियरिस्ट। इन्होंने कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को लिया है और इनके अनुसार कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमें रेडिकल डेमोक्रेसी लाइन, जब तक आप वाइडर पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे अपने स्टेट के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, एक्टिविटीज में, उस नहीं करोगे, तब तक आप इमेंसिपेशन नहीं ला पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू देम ब्रिंगिंग रेडिकल डेमोक्रेसी इज अ वेरी गुड आइडिया। रेडिकल डेमोक्रेसी आएगी, वाइडर पार्टिसिपेशन होगा, यूजिंग कम्युनिकेशन, कंसेंसस, डिबेट, आपस में लोग बातचीत करेंगे। इट इज ओनली देन दे विल बी एबल टू चैलेंज दीज हेजीमोनिक आइडियाज। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द मार्क्सिज्म की इश्यूज। क्रिटिकली इवेल्युएट भी हम इसे कर सकते हैं, बट वी सी द प्रेजेंट टाइम, द कंटेम्पररी टाइम्स, वी टेंड टू सी दैट द कैपिटलिस्ट आइडियाज आर क्वाइट डोमिनेंट एंड हेजीमोनिक, बट स्टिल वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द डार्कर साइड ऑफ कैपिटलिज्म विच हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड बाय द मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। और इसके पीछे काफी काम चल रहा है। क्रिटिकल थियरिस्ट्स एंड थियरी इज एक्चुअली अ वेरी न्यू स्कूल। ये एक बहुत ही नया स्कूल है जिसमें नए नए स्कॉलर्स टाइम टू टाइम जुड़ रहे हैं, बिकॉज they want to understand the superstructure, they want to understand the ideas of Marx. Okay, so thank you everyone. I hope that I am successful in letting you understand some of the key ideas of Marxism and how they can be applied, and the international politics can be understood by these ideas. So like, share, comment, subscribe, all the related to the PPT, related to my explanation. So do let me know, do put your doubts in the comment section. I will also attach my PPT in the description box, so do check it out. So thank you. Hope we meet soon with some amazing videos. Bye bye.